हेलो एवरीवन। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सीरीज़ आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बिहार स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या इसके अलावा और कोई वैकेंसी जो आई है, जैसे कि बिहार एसआई दरोगा की वैकेंसी आती है, टीचर के एग्जामिनेशन आते हैं और एसएससी के एग्जामिनेशन बिहार स्टेट्स के जो आते हैं। ये सीरीज़ आपको एक एज देगी, क्योंकि इस सीरीज़ से आप अपने राज्य बिहार को और अच्छी तरीके से जानने लगेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हम अब क्या करेंगे कि एक एक क्लास में आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप बिहार के मैप को देखिएगा, इस सीरीज से आपके मैप भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण। तो हम यहाँ पर पश्चिम चंपारण के बारे में, वेस्ट चंपारण जिसको आप जानते हैं, आप समझ रहे हैं कि चंपारण पहले एक ही था और फिर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के लिए हमने चंपारण को पश्चिम और पूर्वी चंपारण में डिवाइड कर दिया। तो आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो है पश्चिम चंपारण के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा इसके उत्तरी साइड, तो उत्तरी साइड जो है इसका बॉर्डर नेपाल से टच होता है। तो ये नेपाल से एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, और आप जानते हैं कि नेपाल का जो तराई क्षेत्र है इससे ये बॉर्डर टच कर रहा है, यानी कि इसके उत्तरी साइड जो है बहुत सारे पहाड़ भी मिलेंगे। बिहार में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो भी आपको इसी जिले में यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ियां मिलेंगी। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व, तो वो भी आपको यहां पर ही मिलेगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस साइड यानी कि इसके वेस्ट साइड, पश्चिम साइड, पश्चिम चंपारण के पश्चिम साइड ये एक अपना बॉर्डर बना रहा है, और ये उत्तर प्रदेश से बॉर्डर टच कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट है जिससे ये बॉर्डर टच करता है। साथ ही साथ ये खुद से बिहार के 2 जिले से सटा हुआ है। तो अगर हम इसके साउथ वाले पोर्शन में देखेंगे यानी कि इसके दक्षिण पोर्शन में देखेंगे, तो दक्षिण साइड अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा गोपालगंज और साथ ही साथ पूर्वी चंपारण। तो इसके बारे में सबसे पहले आपने क्या समझा, इस जिले के बारे में आपने समझा कि एक साइड नेपाल है नॉर्थ के साइड, साउथ के साइड यहाँ पे आपको गोपालगंज दिख रहा है, साउथ ईस्ट के साइड आपको क्या दिख रहा है, पूर्वी चंपारण, और वेस्ट में आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है। इस राज्य की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि पूरे बिहार में अगर हम एरिया के हिसाब से देखेंगे तो एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा ये आपका जिला हो जाएगा। यानी बिहार में जिले के हिसाब में, जिले का एरिया के हिसाब में ये सबसे बड़ा जिला है। साथ ही साथ अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट्स आप एक जगह लिख लेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब में आप देखेंगे कि करीबन, अगर हम 2011 की सेंसस देखें क्योंकि अभी नए सेंसस नहीं आए हैं, करीबन 2,50,000 यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, 2,50,046, जो कि यहाँ के पॉपुलेशन का 6.53% है। तो ये डेटा हमारे पास है शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे इसके परिचय के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देवरिया कुशीनगर से बॉर्डर भी टच कर रहा है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पड़ता है बेतिया में। तो आप जानते हैं कि इसको हम बेतिया नाम से भी जानते हैं। बचपन में शायद आपको भी बोला जाता होगा कि पढ़ाई करो नहीं तो बेत से मारेंगे। तो बेत क्या है? बेत एक प्रकार की लकड़ी है, और यहाँ पे ये वाले जो बेत के पेड़ हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बेत से हम फर्नीचर बनाते हैं, छड़ी भी बनाते हैं। बेत की छड़ी आपके दादाजी लोग के पास होंगी, और इसी के कारण कहा जाता है कि इसका नाम बेतिया पड़ गया। तो यहाँ पे हम बेतिया के बारे में समझ गए हैं। अब हम देखेंगे, जब हम पश्चिम चंपारण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इतिहास के अगर हम परसेप्शन से देखें तो हमें याद आएगा सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह। तो आप जानते हैं कि हमारा जो पूरे भारत का सबसे रेवोल्यूशनरी जो पीरियड था वो था गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में। तो आपको पता है कि गांधी जी को सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। यहाँ पर उन्होंने उनको बुलाया था क्योंकि फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली चल रही थी। तो 3 कठिया प्रणाली
तीन कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि अगर हम एक लैंड को 20 हिस्से में डिवाइड कर देंगे तो 20 हिस्से में जब हम इस लैंड को डिवाइड करते हैं तो इसके 3 यानी कि 3/20 हिस्सा जो है इसमें क्या करना है, इंडिगो की खेती करनी है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करनी है। तो नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे किसान? क्योंकि अब नील की डिमांड कम हो रही थी और सिर्फ एक ही खरीदार थे इनके पास, वो थे अंग्रेज। नील की डिमांड इसलिए कम हो रही थी क्योंकि जर्मनी में सिंथेटिक नील का डिस्कवरी कर दिया गया था और उसके बाद अंग्रेज इनसे मुंह मांगी कीमत पर, यानी कि जैसा अंग्रेज चाहते थे वैसे किसानों को एक्सप्लॉइट करने लगे थे। तो किसान नहीं चाहते थे कि यहाँ पर तीन कठिया प्रणाली चले और ये इनको नील की खेती करनी पड़े, जिसके कारण इनका मिट्टी भी बंजर हो रहा था। राजकुमार शुक्ल ने किसानों की समस्या को समझा और उनको गांधी जी ही सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति लगे जिनको ये इन्होंने बुलाया यहाँ पर। और गांधी जी मोतिहारी होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, चंपारण तक पहुँचते हैं और चंपारण में इन्होंने एक आश्रम जिसका नाम है भितिहरवा आश्रम, ये आपका पश्चिम चंपारण में है और यहाँ से ही माना जाता है कि गांधी जी ने सबसे पहले हमारे देश में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। तो ये पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग आए, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी जो बाद में जाकर हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जेपी कृपलानी और इस तरह से बृज किशोर जी, तो ये सारे लोग गांधी जी के साथ आने लगे और ये चंपारण सत्याग्रह चलने लगा। तो हमने समझा कि बिहार का सबसे बड़ा ये जिला है, नेपाल के साथ बॉर्डर टच करता है और भितिहरवा ये जगह है जहां से सत्याग्रह की शुरुआत की गई। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, यही वो जगह है भितिहरवा जहां से ये मेमोरियल है जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की और अब यहाँ पे ये आश्रम बन चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्थ के पोर्शन में, यानी कि उत्तर के साइड हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और नेपाल के साथ ये बॉर्डर टच कर रहा है। साथ ही साथ दक्षिण भाग में आप जान गए हैं कि गोपालगंज है और पूर्वी चंपारण का जिला है। पूरब में आप जान गए हैं कि यहाँ पर पूर्वी चंपारण है और यहाँ पे पश्चिम में उत्तर प्रदेश में पडरौना जो कि कुशीनगर में है और देवरिया से ये बॉर्डर टच करता है। तो हमने इसका भौगोलिक रूपरेखा समझ लिया है। भौगोलिक रूपरेखा के बाद अब हम समझेंगे इसका कि ये किस, जैसे आप अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा से हमें ये फायदा मिलता है कि हम कहीं पे भी क्लियर कर सकते हैं कि वो जगह एग्जैक्टली ग्लोब में कहाँ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अर्थ को इस तरह के लाइन में डिवाइड किया है जिसे हम देशांतर कहते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, देशांतर रेखा की बात करेंगे, तो ये 83 डिग्री 50 मिनट्स और 85 डिग्री 18 मिनट्स पे है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 83 डिग्री 50 मिनट्स और 85 डिग्री 18 मिनट पे है। ईस्ट क्यों है? क्योंकि ये जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन के पूर्वी साइड है। उसके बाद हम यहाँ पे अक्षांश रेखा की बात करेंगे। तो अक्षांश रेखा हम इन रेखाओं को कहते हैं, ये हो गए आपके अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा में हम देखेंगे कि ये 26 डिग्री 16 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ पे है। नॉर्थ हमने क्यों बोला? क्योंकि ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के ऊपर है, उसके उत्तरी पोर्शन में है। जब हम एरिया की बात करेंगे तो ये 5228 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। इतने ये सबसे बड़ा एरिया का जिला है बिहार में, इसको आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि 69th में गया का पॉपुलेशन पूछा गया था। तो हो सकता है कि कुछ डेटा फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे टेम्परेचर। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो 53 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर भी जाता है 10 डिग्री सेल्सियस तक, ये मिनिमम टेम्परेचर चला जाता है। 56 यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश भी हो जाती है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं ये आप देखिएगा, तो गंडक नदी के बारे में हम जानते हैं कि ये ऐसे तो हिमालयन रिवर है, लेकिन बिहार में ये भैसन लोटा नाम का एक जगह है और गंडक नदी बिहार में एंटर करती है। गंडक नदी उत्तरी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं जैसे कि त्रिवेणी नहर भी है। साथ ही साथ गंडक नदी बहुत सारी अन्य नदियों की तरह अपना पूरा पानी, अपना पूरा जो ये प्रवाह है वो जाकर गंगा में विलीन हो जाती है। तो गंडक नदी, जिसको हम यहाँ पे नारायणी नदी भी कह रहे हैं, और फिर बूढ़ी गंडक नदी, यहाँ की दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ेंगे तो जब नदियों के बारे में हमने बात कर ली तो परियोजनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे, और त्रिवेणी परियोजना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपने ये समझा कि हिस्ट्री में आपने समझा कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो गांधी जी 1917 में यहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। लेकिन क्या इसके पहले की भी इतिहास है यहाँ पर? तो बहुत सारे वंश का यहाँ पर साक्ष्य मिलेगा, खासकर कि मौर्य वंश का साक्ष्य। और आपको और भी अभी पिक्चर्स दिखेंगे जहाँ पे आपको मौर्य वंश के यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे। मौर्य वंश में यहाँ पर पाली भाषा में काफी सारे स्तंभ भी पाए गए हैं। अगर हम और इतिहास की यहाँ पर बात करेंगे तो हमें पाल वंश का भी इतिहास यहाँ पर मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप समझेंगे कि वो 1972 का साल था जब चंपारण को अलग अलग किया गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण किया गया। तो पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर बना बेतिया और पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर बना मोतिहारी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आर्यंस का शासन हुआ। आर्यंस जो है वो यहाँ पर आए और यहाँ विदेह एम्पायर आप सुने होंगे, तो विदेह एम्पायर की भी नींव रखी गई। उसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पे फिर बहुत सारे ऐसे राजा और महाराजा आते रहे, और फिर जब हम देखेंगे यहाँ पर तो कहानी शुरू होती है अजातशत्रु से। अजातशत्रु आप जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं पितृहंता वंश, तो आप जानते हैं कि बिंबिसार आते हैं, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं, अजातशत्रु के बाद उज्जैन आते हैं, अजातशत्रु के बाद उदयन आते हैं, और उदयन वही हैं जिन्होंने पटना का नाम पटना रखा था। पटना को राजधानी भी बनाई गई थी, पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाई गई थी। तो अजातशत्रु ने ऐसे लिच्छवियों पर हमला किया और लिच्छवियों को कैप्चर कर लिया। और जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि बिहार में 3 सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं। एक है अंग, उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पर मगध जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, मगध और वज्जी। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि मगध का पुराना कैपिटल क्या था? तो मगध का जो पुराना कैपिटल था वो गिरिवराज था। उसके बाद राजगीर भी उसको कहा जाने लगा, और उज्जैन ने पाटलिपुत्रा को मगध में सबसे पहली बार कैपिटल बनाया। अंग का कैपिटल था चंपा और वज्जी का कैपिटल था वैशाली। और जब अजातशत्रु ने लिच्छवियों पर अटैक किया तो इनके कैपिटल यानी कि इनके जो वैशाली है उसको कैप्चर कर लिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मौर्यन एम्पायर आए और गुप्ता भी आए। तो यहाँ पे आपने ये सारे एम्पायर्स को समझा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि फिर क्या हुआ कि जब मिडिएवल पीरियड आया तो 750 एडी से लेकर 1155 एडी 750 एडी से लेकर यहाँ पर 1155 एडी के बीच में यहाँ पर जो बंगाल के पाल्स थे, पालों का शासन रहा, और फिर बेतिया को भी यहाँ की राजधानी बनाई गई। अगर हम बात करते हैं मिडाइवल में और आगे जाके, तो जब हम शाहजहां के शासन में जाएंगे तो शाहजहां के शासन में हम समझेंगे कि उज्जैन सिंह और गज सिंह नाम के 2 व्यक्ति थे, और इन्होंने ही पूरे ये बेतिया साम्राज्य की, बेतिया राज की स्थापना की। तो बेतिया राज की स्थापना हुई। अंग्रेजों के समय में सबसे पहली बार 1763 में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के समय में 1763 में धुरुम सिंह ने वहाँ यहाँ पे इस जगह पे बेतिया राज में राज्य किया। और अंग्रेजों ही के समय में जो आखिरी राजा थे वो थे हरेंद्र किशोर सिंह। तो हरेंद्र किशोर सिंह के बाद अंग्रेजों ने इस जगह पर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। फिर आगे जब हम देखेंगे तो ये आपने समझा कि यहाँ पे और भी इन्फ्लुएंस रहा, यानी कि हर टाइम में यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा। आपने देखा कि पहले आर्यंस आए, यहाँ पे विदेह एम्पायर बसा, फिर आप जानते हैं कि बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, मौर्य वंश के बाद गुप्ता वंश, पाल वंश, और फिर अंग्रेजों का भी शासन यहाँ पे हुआ। उसी बीच में मिडिएवल में भी यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हुए, जैसे कि यहाँ पे गयासुद्दीन इवाज जो मुस्लिम गवर्नर बने इस जगह के, ये थे। और फिर नरसिंह देव भी यहाँ पर गवर्नर बने हुए थे। तो इनके बारे में भी आप यहाँ पे एक नज़र देख सकते हैं। फिर हम जब बेतिया की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा बिहार कुछ डिविजन्स में डिवाइडेड है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार में कितने डिवीजन हैं। उसी में से एक डिवीजन है तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन में आप देखेंगे कि ये पड़ता है, ये आपका तिरहुत डिवीजन है, और पश्चिम चंपारण आपका तिरहुत डिवीजन में है। पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर है बेतिया, और यहाँ पर लोकसभा की सीट्स 2 सीट्स हैं। लोकसभा से यहाँ पे
2 लोग जाते हैं चुन के। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विधानसभा है 9 लोग यहाँ पर विधानसभा से चुनकर जाते हैं। इस जगह में आपको 3 सब डिवीजन मिलेगा। यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, तो 18 ब्लॉक हैं, 315 पंचायत है और यहाँ पे 1483 गांव इस जिले में आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर हम जब बात करेंगे यहाँ पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 39,35,042 लोग यहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 753 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और 1000 पुरुषों पर अगर हम बात करें तो 909 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यहाँ पे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग खासा कम है, यानी कि 39.63% जो है वो लिटरेसी रेट है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग यानी कि 91.86 लोग जो हैं वो भोजपुरी बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 3.32 लोग हिंदी बोलते हैं, 2.97 लोग उर्दू बोलते हैं और इस तरह से इनकी ये पहली बोली है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदू की है, फिर मुस्लिम की है, फिर आप यहाँ पे क्रिश्चियन और बाकी अदर्स को भी देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर रिलीजन वाइज पॉपुलेशन को देखेंगे। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे मेन जो सोर्स है एग्रीकल्चर का, तो इकोनॉमी जो सोर्स है मेन एग्रीकल्चर है ये, यानी कि ये लोग कृषि प्रधान ये जिला है, कृषि पर डिपेंड होते हैं। और हर व्यक्ति साल में पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि कुल आय डिवाइडेड बाय जितने यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, तो पर व्यक्ति जो आय है वो 15,098 है। तो 15,098 साल में व्यक्ति कमा लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेन यानी कि मुख्य फसलों की बात करेंगे, तो यहाँ पे 3 प्रकार के मुख्य फसल हैं। तो आप जानते हैं कि हम बारिश के मौसम में फसल उगाते हैं तो उसको भदाई कहते हैं। यहाँ पर भदाई कहते हैं जब हम बारिश के मौसम में फसल उगाते हैं। खरीफ यानी कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, अघनी इसको कहा जाता है, अघनी, जहाँ पे जैसे ही ऑनसेट होता है मॉनसून का तब हम इसे उगाते हैं। और राबी तो आप जानते ही हैं, तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो खरीफ आप जान लीजिए कि इसे बोया जाता है जब बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि जून जुलाई के महीने में, और इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। राबी क्रॉप्स जो हैं इसकी बोई शुरू होती है आपकी अक्टूबर नवंबर के महीने में और इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल के महीने में होती है। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप भी जान लिए। उसके बाद उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो क्योंकि ये यूपी से सटा हुआ था तो यहाँ पे शुगर मिल्स काफ़ी ज़्यादा थे। अब ये थोड़े बहुत डिमोलिश होते जा रहे हैं, लेकिन ये शुगर मिल्स के लिए यानी कि चीनी मिल के लिए जाना जाता था। अब कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि मझौलिया, बगहा, रामनगर, नरकटियागंज, चनपटिया और लौरिया, तो ये सारी जो जगह है ये यहाँ के फेमस जगहें हैं और ये जो है कृषि आधारित उद्योग चीनी मिल स्थापित हुए थे। तो अभी हम लौरिया के बारे में तो और पढ़ेंगे, नरकटियागंज, चनपटिया, ये सब यहाँ के फेमस जगह हैं। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि लोग जो हैं वो घर में छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे उद्योग बनाते हैं, टेक्सटाइल के लिए भी ये जगह जाना जाता है। नेशनल हाईवे को अक्सर मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाता है। तो नेशनल हाईवे यहाँ पर आप देखिएगा 28B नेशनल हाईवे है यहाँ पर, यहाँ से ये जगह क्रॉस हो रहा है 28B। फिर हम देखेंगे कि 1888 में क्या हुआ था। तो 1888 में रेलवेज की बात हो रही है, बेतिया को मुजफ्फरपुर से लिंक किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे से ये, इसी तरह से गांधी जी भी आए थे, तो यहाँ पर रेलवे से ये जुड़ा था। और इस लाइन को आप देखिएगा भिकनाथोड़ी, ठीक है, तो भिकनाथोड़ी के बाद लाइन के बाद भारत नेपाल सीमा पर भिकनाथोड़ी तक बढ़ाया गया था। तो भिकनाथोड़ी एक जगह है और इस जो रेलवे लाइन है इसको एकदम सीमा तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया था। फिर हम देखेंगे एयरपोर्ट की, तो छोटे छोटे एयरपोर्ट जैसे कि बेतिया और वाल्मीकि नगर, यहाँ पर छोटे एयरपोर्ट हैं लेकिन अभी इसे और विकसित होना बाकी है। अब बात आती है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि शब्द आप जानते हैं कि एक ऋषि थे जिनका नाम वाल्मीकि था। इन्होंने रामायण की रचना भी की थी। कहते हैं कि इनका आश्रम यहीं पर बिहार में पश्चिम चंपारण में रहा जहाँ पे वाल्मीकि है, और लव कुश का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत में टाइगर रिजर्व्स हैं और इसका जो 18वां टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को दर्जा दिया गया था
1978 में। साथ ही साथ आप देखिएगा इसे नेशनल पार्क बनाया गया था 1990 में। तो आप इनके बारे में जानते हैं, साथ ही साथ एरिया भी आप जान लीजिए कि 800 स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है कि ये एरिया इसका रहेगा। अब आते हैं कुछ ऐसी जगह जहां पे लोग यहाँ घूमने जाते हैं। तो ये आपको एक मोनोलिथ दिखेगा। मोनोलिथ का मतलब होता है जो एकाश्म हो, एक ही पत्थर से पूरा बना हो। और ये 1948 में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है वहां पर रख दिया गया। ये क्या है? एक बैल आपको दिख रहा है और ये रामपुरवा में है। रामपुरवा एक जगह है जो कि पश्चिम चंपारण में है। यहाँ पर ये वृक्ष स्तंभ मिला था। ये वृक्ष स्तंभ जो है, जब आप मॉडर्न आर्ट पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि पहले एक पिलर होता है, उसके ऊपर एक एबैकस होता है और फिर एक कोई जानवर की प्रतिमा बनाई जाती है। तो ये वृक्ष स्तंभ है और यहाँ पर ये इसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो पाली भाषा में लिखी हुई है और माना जाता है कि ये मौर्य टाइम का ये वृक्ष स्तंभ बना हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा एक सिंह स्तंभ। तो ये सिंह स्तंभ भी आपको इसी जगह में मिलेगा और यहाँ पे आप जानते हैं कि लौड़िया अरेराज में आपको ये मिलता है। यहाँ पे आप देखिएगा ये सब स्तंभ है, ये सैंडस्टोन यानी कि बालुई पत्थर मिट्टी जो होती है उससे बना हुआ है। 35 फुट का है और ये मेटालिक लगता है, देखने में चमकदार है। तो यानी कि हम सोचते हैं कि क्या ये मेटालिक है जो कि आपका किसी धातु से बना हुआ है। यहाँ पे ये वही आश्रम है जहाँ पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो लोग इसे भी देखने आते हैं। त्रिवेणी जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा हुआ था, लोग यहाँ पर भी पर्यटन स्थल के लिए आते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा यहाँ पे ये एक फोर्ट आपको दिख रहा है जो कि बागवन गढ़ी ये फोर्ट नाम है। यहाँ पे भी लोग टूरिस्ट स्पॉट के लिए आते हैं। भिकना थोड़ी, आप जानते हैं कि ये भिकना थोड़ी बिल्कुल बॉर्डर से टच हो जाएगा, यहाँ तक रेलवे को एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे भी लोग आते हैं। और ये एक बर्ड सेंचुरी है, बहुत सारी चिड़िया मैना यहाँ पे आते हैं। इसका नाम भी रखा गया है सराया मन। तो सराया मन इसका जगह का नाम रखा गया है। लोग पश्चिम चंपारण में यहाँ घूमने भी आते हैं। सुमेश्वर फोर्ट, सुमेश्वर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार की सबसे ऊंचा, पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो वो सुमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं जो कि पश्चिम चंपारण में है। और ये सुमेश्वर के किले हैं जो आपको दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा ये आश्रम जिसके बारे में हमने आज काफ़ी बार बात कर ली, तो भितिहरवा ये आश्रम है जहाँ से गांधी जी, यहाँ पे देखिए गांधी आश्रम लिखा भी हुआ है। तो गांधी जी जो है वो यहाँ पे ही स्टे किए थे और यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी अपने सत्याग्रह की। नंदनगढ़ के साथ आपको यहाँ पे चंकीगढ़ भी दिख रहा है। तो ये कुछ पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रमुख पर्सनालिटीज़ की, तो सबसे प्रमुख तो आपने नाम सुना होगा मनोज बाजपेयी जी, जिन्होंने 67th नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। इन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग जो की थी ये बैंडेड क्वीन नाम की मूवी से की थी। इसके बाद सत्य और इसके बाद अनेकों मूवी से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। प्राइम पर एक वीडियो भी, उनका एक सीरीज़ आया था जिसका नाम फैमिली मैन है, तो वो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा। और भी बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं। तो हम बात कर रहे हैं गोपाल सिंह नेपाली की, और गोपाल सिंह नेपाली ये गीतकार रहे जो कि इस जगह से ही आते हैं, इसी जिले से आते हैं। प्रकाश झा, इनके बहुत सारे मूवीज़ आपने देखी होंगी, राजनीति और इस तरह की मूवीज़ इन्होंने बनाई है, काफ़ी रियलिस्टिक मूवीज़, और ये फिल्म डायरेक्टर हैं जो कि इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे केदार पांडे बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। केदार पांडे भी इसी जिले से बिलोंग करते हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर देंगे। 1, 2, 3 3 सवाल है जिसका आप आंसर देंगे। सबसे पहले है कि निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्र घने पर्णपाती वनों में सबसे ज्यादा है। यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा पर्णपाती जंगल किस जिले में सबसे ज्यादा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि हु ड्रू गांधीज अटेंशन, गांधी जी को नील के खेती में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो यहाँ पे दिक्कत है किसानों को, किसानों की दुर्दशा
की ओर गांधी जी का ध्यान किन्होंने केंद्रित किया था, किन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था? ये आपका दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल आप देखेंगे कि गांधी जी ने अपना पहला सिविल डिसोबीडियंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन विच ही यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस? पहला सत्याग्रह गांधी जी का कहां पे था जहां पे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का इस्तेमाल किया, सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया? तो ये 3 सवाल हैं जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर एक और सवाल है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। ये पूछा हुआ सवाल है पेडमॉन स्वैम्प। पेडमॉन स्वैम्प का मतलब होता है कि तेराई का क्षेत्र जो कि थोड़ा सा दलदली क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दलदली मिट्टी की बात हो रही है, ये कहाँ पे मिलता है? तो दलदली मिट्टी जिसकी हमने आज बात की है पश्चिम चंपारण, यहाँ पर ये पाया जाता है। तो आज ये पहला जिला रहा बिहार का जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये डिस्कशन, ताकि हम बाकी और 37 जिले के बारे में भी इसी तरह से डिटेल में जान पाएं और वेजिटेशंस, वहां के मिट्टी, वहां के पहाड़ पठार सभी के बारे में हम जानें, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न जो बिहार से आए वो हमारा ना छूटे। थैंक यू।